नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी हिंदी में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबसे डरावनी और रात को न सोने देने वाली भूतिया कहानी, वह भी मेरी जुबानी। ये खौफनाक कहानी उस रात की है जब मैं और रब्बी ट्रक लेकर मध्य प्रदेश से यूपी के लिए निकले थे। करीब रात के करीब 10 बजे का समय था। आसमान में चांद आधा सा लटक रहा था और आसमान में बादलों की पतली चादर तैर रही थी। मैं और मेरा खलासी रवि ट्रक में बैठे थे। ट्रक लकड़ी से लदा हुआ था, बड़ी बड़ी साल और सागौन की लकड़ियां जो मध्य प्रदेश के जंगलों से कटकर यूपी के एक टिम्बर गोदाम में जानी थी। हमारा रूट तय था, सुनसान हाईवे जो बीच बीच में घने जंगल से होकर निकलता था। दिन में यह रास्ता आसान लगता, लेकिन रात में यह रास्ता किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाता। रवि सीट पर पैर चढ़ाए बीड़ी पी रहा था। मैं स्टीयरिंग पर ध्यान दे रहा था, लेकिन दूर दूर तक कोई गाड़ी न देखकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। हेडलाइट्स के आगे बस रोड का एक छोटा टुकड़ा साफ दिखाई दे रहा था, बाकी चारों तरफ काला अंधेरा। करीब आधे घंटे बाद हम उस हिस्से में पहुंच गए जहां दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया था। पेड़ों की टहनियां सड़क पर झुकी हुई थीं और हवा के झोंके से वे आपस में टकरा रही थीं। खड़ खड़ खड़ाक आवाजें सुनकर ऐसा लगता जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो, लेकिन अदृश्य। रवि ने हंसते हुए कहा, भैया ये जंगल में रात को भूत प्रेत की कहानियां सच होती हैं क्या? मैंने हंसकर टाल दिया। अरे पगले, ये सब गांव वालों की बातें हैं, रात में डराने के लिए बोलते हैं। लेकिन सच कहूं तो मैं भी उतना ही डर रहा था जितना वो। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक ट्रक के ऊपर से धप की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज लकड़ियों पर गिर गई हो। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक रुकते ही हम दोनों बाहर कूद गए। टॉर्च जलाकर ऊपर देखा, कुछ भी नहीं था। लकड़ियां वैसी ही बंधी हुई थीं, लेकिन ताजा धूल हटी हुई दिख रही थी, जैसे कोई बैठा हो और फिर कूद गया हो। रवि धीरे से बोला, भैया ये कैसा मजाक है? कोई जानवर होगा क्या? मैंने कहा, शायद। चल बैठ। हम फिर चल पड़े, लेकिन मन में उस आवाज की गूंज रह गई। करीब 15 मिनट बाद दूर हेडलाइट में एक सफेद कपड़ों में आदमी दिखाई दिया। वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बिना हिले डुले। मैंने हॉर्न बजाया, वो नहीं हटा। पास आने पर उसके चेहरे पर अजीब सी पीली रोशनी दिखी और उसकी आंखें सफेद, पूरी सफेद। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा वो अचानक गायब हो गया। ना आगे ना पीछे, बस हवा में विलीन। रवि ने सीट पकड़ ली और कांपते हुए बोला, भैया ये आदमी नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन माथे पर पसीना आ चुका था। अब सड़क और भी सुनसान हो चुकी थी। हवा ठंडी हो गई थी और ट्रक के अंदर भी एक अजीब ठंडक भरने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो, मोड़ के बाद मत जाना। मैंने झटके से शीशा देखा, पीछे कोई नहीं था। रवि ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं, लेकिन अंदर से मैं टूटने लगा था। हम अभी इस जंगल की शुरुआत में थे और आगे पता नहीं क्या इंतजार कर रहा था। हेडलाइट्स का पीला उजाला अब सड़क को जैसे निगल रहा था। दाएं बाएं सिर्फ काले साए और झाड़ियों की सरसराहट। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, क्योंकि सड़क पर पत्तों और गिरे हुए टहनियों का अंबार था। रवि चुप था। उसकी बीड़ी बुझ चुकी थी, लेकिन उसने उसे फेंका नहीं, बस उंगलियों में घुमाता रहा। मैं समझ रहा था वो भी डर को छुपा नहीं पा रहा। करीब आधा किलोमीटर आगे एक टूटा फूटा बस स्टॉप दिखाई दिया। छत पर काई जमी थी, पिलर में दरारें थीं और पीछे घना जंगल था। अजीब बात यह थी कि इस सुनसान रात में भी वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए। मैंने रवि से कहा, देखा तूने? रवि ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये यहां क्या कर रही है? हम पास आए तो मैंने धीमा किया। हेडलाइट उसकी तरफ पड़ी। वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखें बिल्कुल काली, बिना पुतली के। मैंने बिना रुके ट्रक आगे बढ़ा दिया। रवि ने घबराकर कहा, भैया उसने मुस्कुराया था। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था।
अचानक ऊपर लकड़ियों पर फिर वही धप धप की आवाज आई, जैसे कोई भारी इंसान चल रहा हो। मैंने रवि को इशारा किया, कैबिन से मत उतरना, मैं देखता हूं। ट्रक रोका, टॉर्च लेकर ऊपर रोशनी डाली। कुछ नहीं, लेकिन इस बार लकड़ियों के बीच में गीले पैरों के निशान थे और निशान जंगल की तरफ जाते दिख रहे थे, जैसे कोई लकड़ियों से उतरकर अंधेरे में चला गया हो। हमने दोबारा ट्रक स्टार्ट किया। कुछ मिनट बाद केबिन के अंदर फिर वहीं ठंडी हवा भरने लगी। मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। मैंने शीशे में देखा। पीछे की खिड़की से काले बालों वाला एक चेहरा झांक रहा था। आधी आंखें सफेद और होंठों से खून टपक रहा था। मैंने स्टीयरिंग झटका और रवि चिल्ला पड़ा, भैया, ट्रक के पीछे कोई लटक रहा है। हमने पूरी स्पीड पकड़ ली। जंगल का अंधेरा अब हेडलाइट को भी निगलने लगा था। दूर आगे एक तीखा मोड़ था और ठीक मोड़ से पहले सड़क पर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था जिसे हमने पहले देखा था, लेकिन इस बार उसके दोनों हाथों में कटी हुई लकड़ियों जैसी चीजें थीं। ध्यान से देखने पर पता चला वो इंसानी हाथ थे। रवि ने चिल्लाकर कहा, मत रोको, भागो भैया, भागो। मैंने बिना ब्रेक मारे मोड़ काटा, लेकिन मोड़ के बाद जो दिखा उसने मेरी रूह जमा दी। मोड़ काटते ही मैंने ब्रेक दबा दिया। सामने सड़क गायब थी। जहां कंक्रीट का हाईवे होना चाहिए था, वहां सिर्फ कच्चा रास्ता, कीचड़ और चारों तरफ फैला अंधेरा। भैया, ये तो वो रास्ता ही नहीं है। रवि की आवाज कांप रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, ना कोई बोर्ड, ना कोई साइन, ना कोई दूसरी गाड़ी, बस हवा की सीटी जैसी आवाज और पेड़ों की चरमराहट। मैंने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन 2-3 गज जाते ही पहिए कीचड़ में धंस गए। इंजन गरज रहा था, लेकिन गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। रवि उतरने लगा। मैंने रोका, अरे, रात में जंगल में मत जा, पहले कोशिश करते हैं। हम दोनों ने मिलकर ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन पीछे से, छोड़ दो, ये यहीं रहेगा। एक धीमी ठंडी आवाज आई। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। लकड़ियों के ढेर के ऊपर वही बूढ़ी औरत बैठी थी जो बस स्टॉप पर थी। इस बार उसकी सफेद साड़ी गीली थी और उसे मिट्टी टपक रही थी, जैसे वो अभी अभी जमीन से निकली हो। मैंने और रवि ने तुरंत केबिन में लौटकर दरवाजे बंद कर दिए। हेडलाइट में पेड़ों की कतार दिख रही थी। अचानक उनमें से एक एक करके काले साए निकलने लगे, मानव आकृति के, लेकिन बिना चेहरों के। वे धीरे धीरे ट्रक के चारों ओर घूमने लगे। रवि ने डर के मारे चुपचाप भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मैं स्टीयरिंग पकड़कर बस यही सोच रहा था कि अगर ये खिड़की तोड़कर अंदर आ गए तो। अचानक एक तेज सफेद रोशनी जंगल में चमकी। ऐसा लगा जैसे किसी ने टॉर्च हमारी तरफ मारी हो, लेकिन उस रोशनी में न कोई आदमी था, न कोई वाहन, और उसी पल लकड़ियों के ढेर से किसी के चीखने की आवाज आई, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। हम दोनों ने पीछे देखा। लकड़ियों के बीच से खून बह रहा था और फिर एक एक करके लकड़ियां हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ट्रक अपने आप पीछे की तरफ खींचने लगा, बिना इंजन स्टार्ट किए। रवि ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, ये हमें जंगल के अंदर खींच रहा है, कुछ करो। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमे हुए थे। तभी मेरी गर्दन पर ठंडी बर्फ जैसी उंगलियों का स्पर्श हुआ। कोई पीछे की सीट से धीरे धीरे आगे आ रहा था और उसके साथ वो सड़ा गला, मिट्टी और खून की मिलीजुली बदबू। मेरी गर्दन पर वो ठंडी उंगलियां और कस गईं। रवि ने मुझे जोर से खींचकर अपने पास बैठा लिया, लेकिन वो पकड़ जैसे मांस में चाकू धंस रहा हो वैसी जलन छोड़ गई। मैंने पीछे देखने की हिम्मत की। खाली सीट पर काले धुएं जैसा धुंधला साया था, जिसमें बस 2 चमकती सफेद आंखें थीं। रवि कांपते हुए बोला, भैया, ये इंसान नहीं है, ये तो। उसकी बात पूरी होने से पहले साया झटके से आगे बढ़ा और उसने रवि का गला पकड़ लिया। रवि हवा में लटकने लगा। उसके पैर बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंखें बाहर निकलने को थीं। मैंने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उस साए को छूने गया, मेरे हाथ से धुआं सा निकलकर पूरा शरीर सुन्न हो गया। रवि की आंखें अब लाल हो चुकी थीं
वो मुझे देख रहा था, जैसे मदद की भीख मांग रहा हो। तभी ट्रक के पीछे लकड़ियों का ढेर जोर जोर से हिलने लगा। किसी के हाथ, किसी के पैर और किसी के मुड़े तुड़े चेहरे लकड़ियों के बीच से बाहर आने लगे। उनकी आंखें खोखली थीं, लेकिन मुंह खुले थे और अंदर सिर्फ अंधेरा था। उनमें से एक का सिर हिलते हिलते मुंह पर टिक गया और उसने फुसफुसाया, तुम भी आओ। मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा। वो हरा भरा जंगल अब पूरी तरह सूख चुका था। पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, बस सूखी टेढ़ी मेढ़ी डालियां जो आसमान की तरफ पंजे की तरफ फैली थीं। जमीन पर जगह जगह कब्र जैसी ढेरियां थीं, जिन पर ताजा मिट्टी पड़ी थी, और हर कब्र से एक एक हाथ बाहर निकला हुआ था जो हवा में हिल रहा था। अचानक रवि के गले से घुटी घुटी आवाज आई, भाग भैया भाग। फिर एक तेज चीख और साय ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं बस इतना देख पाया कि रवि जमीन पर गिरते ही किसी अदृश्य ताकत से खींचकर जंगल की गहराई में ले जाया गया और उसका शरीर आधा अंधेरे में गायब हो गया। उसके बाद वहां बस खून की लकीर थी जो पेड़ों के बीच गायब हो गई। अब ट्रक के अंदर सिर्फ मैं था और वो साया जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। हेडलाइट झपकने लगी, इंजन अपने आप बंद हो गया और बाहर के सारे साए ट्रक के चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। साए की आंखें और करीब आ रही थीं और उसके मुंह से मिट्टी और खून टपक रहा था। ट्रक के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेते ही फेफड़े जमने लगे। साया अब मेरे सामने था, इतना करीब कि उसकी सड़ी हुई बदबू मेरी नाक और मुंह में भर गई। उसकी सफेद आंखों में जैसे कोई गड्ढा था और गड्ढे के अंदर इंसानी खोपड़ियां हिल रही थीं। मैंने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। इंजन बंद, हॉर्न बेअसर और आसपास सिर्फ काले सायों की भीड़। उसने एक धीमी खुरदरी आवाज में कहा, यह जंगल हमारा है, जो भी यहां से गुजरता है वो हमारा हो जाता है। उसकी आवाज में कई लोगों का मिला जुला सुर था, मर्द, औरतें, बच्चे, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैं कांपते हुए बोला, हमारा कोई कसूर नहीं, हमें जाने दो। साया हंसा, तुम्हारा कसूर है, लकड़ियां, ये जंगल की सांसें हैं और तुम इन्हें ले जा रहे हो। अब तुम भी इसी जंगल में रहोगे। अचानक ट्रक की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर खड़े साए एक एक करके इंसान का रूप लेने लगे। किसी के गले कटा था, किसी के चेहरे पर तेजाब जैसे जलन के निशान, किसी के आधे शरीर में कीड़े रेंग रहे थे। वे सभी लकड़ी काटने वाले मजदूरों के कपड़ों में थे। एक औरत ने अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर फुसफुसाया, हम भी कभी तुम्हारी तरह यहां से गुजरे थे। साया ने अचानक दोनों हाथ मेरी छाती में घुसा दिए। मांस फाड़ने जैसा दर्द हुआ, लेकिन खून बाहर नहीं निकला। मुझे लगा जैसे मेरी जान खींचकर बाहर ले जा रहा हो। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और कानों में सिर्फ रवि की दूर से आती चीख सुनाई दी, भैया मत आना इधर। मेरी सांस रुकने लगी। आखिरी बार मैंने देखा, लकड़ियों पर बैठे उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर अपना सिर झुका लिया, जैसे शिकार पूरा हो गया हो। सुबह एक गुजरते ट्रक ड्राइवर ने देखा कि सड़क के किनारे एक खाली ट्रक खड़ा है। लकड़ियों का ढेर वैसा ही था, लेकिन अंदर कोई नहीं। सिर्फ ड्राइवर की सीट पर मिट्टी से लिखा हुआ एक वाक्य था, मोड़ के बाद मत जाना। 3 दिन बाद उसी सुनसान रास्ते पर एक और ट्रक आ रहा था। इस बार ट्रक में सीमेंट की बोरियां लदी थीं। ड्राइवर का नाम था बलराम और उसके साथ उसका हेल्पर गुड्डू। उन्हें भी मध्य प्रदेश से यूपी की तरफ जाना था और वही जंगल का रास्ता लेना था। शाम ढल चुकी थी। बलराम हंसी मजाक करते हुए गाड़ी चला रहा था। अरे गुड्डू, ये जंगल की कहानियां सब बकवास हैं। यहां बस तेंदुए और सियार हैं और कुछ नहीं। गुड्डू ने हामी भरी, लेकिन उसकी नजर खिड़की के बाहर थी। घना, काला और न जाने क्यों अजीब तरह से शांत जंगल। करीब रात के 11 बजे बलराम को दूर हेडलाइट में एक टूटा फूटा बस स्टॉप नजर आया। उस पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए। गुड्डू ने झट से बलराम का हाथ पकड़ लिया। भैया, ये औरत अजीब लग रही है, मत रुकना। बलराम हंसकर बोला, अरे पगले, कोई बुढ़िया होगी, शायद लिफ्ट मांग रही हो। वो धीरे धीरे ट्रक पास ले आया,
जैसे ही हेडलाइट उस औरत पर पड़ी, उसने सिर उठाया। काली खोखली आंखें और मुंह में आधे सड़े हुए इंसानी दांत। वो हल्का सा मुस्कुराई और बलराम को लगा जैसे उसके कान में कोई फुसफुसाया। मोड़ के बाद मत जाना। ट्रक आगे बढ़ा ही था कि ऊपर से धप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। गुड्डू ने डर कर कहा, भैया ऊपर कुछ है। बलराम ने रियर व्यू मिरर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। 2 मिनट बाद फिर वही आवाज, इस बार 2 बार लगातार धप धप। बलराम ने गाड़ी रोककर टॉर्च से ऊपर देखा। लकड़ियों के बीच कीचड़ भरे पैरों के ताजा निशान थे, लेकिन ऊपर कोई नहीं। करीब आधे घंटे बाद बलराम ने देखा कि आगे एक तीखा मोड़ है। गुड्डू ने फिर कहा, भैया उस बुढ़िया ने भी कहा था मोड़ के बाद मत जाना। बलराम ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, सब अंधविश्वास है। ट्रक मोड़ काटते ही सड़क बदल गई। कंक्रीट का हाईवे गायब, कीचड़ वाला कच्चा रास्ता और चारों तरफ सूखे टेढ़े मेढ़े पेड़। ठीक वही नजारा जिसमें तुम, पिछले ड्राइवर, फंसे थे। अचानक ट्रक के आगे वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी सफेद थीं और हाथ में इंसानी हड्डियां थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और जैसे ही हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी, वो धुएं में बदलकर ट्रक के केबिन के अंदर आ गया। गुड्डू ने डर से चिल्लाकर कहा, भैया ये तो इंसान नहीं है। और बाहर जंगल में कई साए ट्रक के चारों तरफ इकट्ठा हो रहे थे, तैयार अपने अगले शिकार का स्वागत करने के लिए। ट्रक के अंदर ठंडी हवा भरने लगी, जैसे किसी ने दरवाजे और खिड़कियां खोल दी हों। बलराम ने गाड़ी तेज करने की कोशिश की, लेकिन इंजन अचानक भारी हो गया, जैसे ट्रक के पीछे कोई उसे पकड़कर रोक रहा हो। गुड्डू ने खिड़की से झांक कर देखा। सैकड़ों काले साए, आधे इंसान आधे धुआं, ट्रक के टायर और पीछे के हिस्से को जकड़े हुए थे। उनके हाथ हड्डी जैसे पतले और उंगलियां पंजे की तरह तेज थीं। बलराम ने अचानक नोटिस किया कि ट्रक में लदी सीमेंट की बोरियां गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह इंसानी हड्डियों का ढेर था। कुछ खोपड़ियों की आंखों के गड्ढे में अब भी ताजा खून भरा था और कुछ के मुंह ऐसे खुले थे जैसे मरने के बाद भी चीख रहे हों। गुड्डू ने कांपते हुए कहा, भैया ये कहां से आ गया? बलराम ने जवाब नहीं दिया। उसके गले से बस एक कराह निकली। वही सफेद कपड़ों वाला आदमी फिर से सड़क के बीच आ गया। बलराम ने ब्रेक मार दिया, लेकिन इस बार वो आदमी गायब नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे चलता हुआ सीधा ड्राइवर की खिड़की तक आया। उसके चेहरे से चमड़ी लटक रही थी और मुंह से मिट्टी और कीड़े गिर रहे थे। उसने बलराम के कान के पास झुककर कहा, तुम अब हमारे हो। और अगली ही पल उसका चेहरा पिघलकर धुएं में बदल गया और पूरे केबिन में फैल गया। गुड्डू ने ट्रक का दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, जमीन से 2 कंकाल जैसे हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़कर अंदर खींच लिया। गुड्डू की चीख जंगल में गूंजती रही, जब तक कि वो पूरी तरह मिट्टी के नीचे गुम नहीं हो गया। बलराम ने यह देखा और उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी बची थी, मानो उसकी आत्मा उसी पल खींच ली गई हो। सुबह फिर वही नजारा था। सड़क किनारे एक खाली ट्रक जिसकी हेडलाइट अब भी जल रही थी। अंदर ड्राइवर नहीं, बस सीट पर मिट्टी से लिखा एक वाक्य, मोड़ के बाद मत जाना। बलराम और गुड्डू की गुमशुदगी के अगले ही दिन पास के गांव में खबर फैल गई। 2 ट्रक अलग अलग दिनों में उसी जंगल के रास्ते से गए और कभी लौटे नहीं। गांव के बुजुर्गों ने पुलिस को बताया, ये रास्ता शापित है, मोड़ के बाद जो जाता है वो वापस नहीं आता। पुलिस ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन 4 जवानों और एक जीप के साथ मौके पर जाने का फैसला किया। उनके साथ गांव का एक आदमी राम सिंह भी गया, जो दावा करता था कि उसने बचपन में इस जंगल में कुछ अजीब देखा था। रात करीब 9 बजे पुलिस की जीप उस रास्ते में दाखिल हुई। हेडलाइट्स पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर पड़ रही थीं, जो पंजों की तरह सड़क पर झुक रही थीं। हवा बिल्कुल बंद थी, ना पत्तों की सरसराहट, ना कीड़ों की आवाज, बस एक भारी खामोशी। राम सिंह ने धीरे से कहा, बस मोड़ से पहले रुक जाना, वरना। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हेडलाइट में एक टूटा फूटा बस स्टॉप नजर आया। वहां वही बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए,
एक कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, ये है भूत। बुढ़िया भूखी होगी, चाय दे दो। वो पास गया और जैसे ही औरत ने सिर उठाया, उसके काले खोखले आंखों से दो मोटी काली केंचुए जैसी चीजें बाहर निकलीं और जमीन पर गिर गईं। कांस्टेबल पीछे हटते हुए गिर पड़ा और बाकी पुलिसकर्मी भी डर के मारे जीप में लौट आए। लेकिन तभी बिना ड्राइवर के जीप खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी और सीधे मोड़ पार कर गई। मोड़ पार करते ही जीप की हेडलाइट्स के सामने नजारा बदल गया। अब वहां पक्की सड़क नहीं थी, बस कीचड़ और सूखे पेड़ों का जंगल। हवा में मिट्टी और खून की बदबू घुली हुई थी और सड़क के दोनों किनारों पर खाली ट्रक खड़े थे। कुछ जंग लगे, कुछ बिल्कुल नए, लेकिन सबके केबिन खाली। राम सिंह कांपते हुए बोला, ये वही हैं जो कभी लौटे नहीं। अचानक उन ट्रकों के पीछे से काले साए निकलने लगे। हर साया कभी इंसान का रूप लेता, कभी धुएं का, और उनकी आंखें सफेद चमक रही थीं। पुलिस वालों ने गोलियां चलाईं, लेकिन आवाज दब गई, जैसे जंगल ने खुद निगल ली हो। साए जीप पर टूट पड़े और एक एक करके सबको खींचकर अंधेरे में ले गए। आखिरी बार राम सिंह की चीख सुनी गई, मोड़ के बाद मत जाना। अगली सुबह फिर वही नजारा। सड़क के किनारे अब एक जीप भी खड़ी थी, खाली। ड्राइवर की सीट पर मिट्टी से लिखा था, अब तुम भी हमारे हो। पुलिस की जीप और कई ट्रकों के गायब होने की खबर अखबारों और टीवी तक पहुंच गई। लोग अब उस रास्ते से गुजरने से डरने लगे थे, लेकिन माल की डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट का काम रुक नहीं सकता था। कुछ चालकों ने हाईवे का दूसरा लंबा रास्ता चुन लिया, लेकिन फिर भी कई ऐसे थे जिन्हें मजबूरी में उसी जंगल के पास से गुजरना पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, जब तक कि अजीब घटनाएं जंगल से बाहर निकलकर हाईवे पर आनी शुरू नहीं हुई। एक टैंकर ड्राइवर शिवपाल रात में हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। वो जंगल से करीब 3 किलोमीटर दूर था जब अचानक उसकी हेडलाइट में वही सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखा। शिवपाल ने ब्रेक लगाया, लेकिन वो आदमी गायब हो गया और अगले ही पल टैंकर के ऊपर से धप की आवाज आई। शिवपाल ने मिरर में देखा, टैंकर के पीछे कोई काले कपड़ों वाला साया रेंग रहा था। उसकी आंखें सफेद और मुंह में कीचड़ भरा हुआ था। एक हफ्ते के अंदर कई ड्राइवरों ने शिकायत की कि रात में उनके वाहनों के ऊपर, पीछे या साइड में कुछ चढ़ जाता है। कभी लकड़ियों की गंध आती, कभी खून की बदबू, और कभी कान में कोई फुसफुसाता, मोड़ के बाद मत जाना। लेकिन अब डराने वाली बात यह थी कि कुछ लोगों ने यह फुसफुसाहट शहर के अंदर भी सुनी। यानी जंगल की पकड़ अब बस सड़क तक सीमित नहीं थी। एक रात ट्रक ड्राइवर हनुमान प्रसाद हाईवे पर एक ढाबे पर रुका। उसने देखा कि ढाबे के पीछे दूर दूर तक फैले खेतों में सूखे टेढ़े मेढ़े पेड़ उग आए हैं। वो पेड़ किसी नक्शे में, किसी रिकॉर्ड में नहीं थे। गांव वालों का कहना था, ये पेड़ रातों रात आ गए, जैसे जंगल ने खुद को फैला लिया हो। कुछ दिनों बाद पुलिस को हाईवे पर एक नया ट्रक मिला, जो कुछ घंटों पहले ही रवाना हुआ था। अंदर ड्राइवर नहीं था, लेकिन लकड़ी और सीमेंट की जगह खून से भरे बोरों का ढेर था। उन बोरों से धीरे धीरे पानी जैसी चीज टपक रही थी, लेकिन उसकी गंध इतनी सड़ी हुई थी कि कोई पास नहीं जा पा रहा था। ट्रक के डैशबोर्ड पर मिट्टी से लिखा था, हम और भूखे हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार बारिश अजीब थी। आसमान काला, बादल भारी, लेकिन पानी के साथ गीली मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध आती थी। गांव वाले कहने लगे, ये जंगल की सांस है, अब ये हमारे बीच आ रहा है। शहर से 10 किलोमीटर दूर के खेतों में अचानक सूखे टेढ़े मेढ़े पेड़ उग आए, जिन पर कोई पत्ता नहीं, बस गहरे लाल रंग की लकीरें जो तनों से नीचे जमीन में जा रही थीं, जैसे पेड़ जमीन से खून पी रहे हों। एक रात जंगल के किनारे बसा गांव मटियारा पूरी तरह गायब हो गया। सुबह जब लोग देखने पहुंचे तो वहां बस टूटी चारपाइयां, बर्तन और जलती हुई अगरबत्ती मिली, लेकिन ना एक भी इंसान, न जानवर। जहां घर थे वहां अब अजीब सी गोल मिट्टी की कब्रें थीं और हर कब्र से एक पतली सफेद धुंध उठ रही थी। गांव के बुजुर्ग फुसफुसाए, जंगल ने उन्हें खा लिया। अब जंगल का फैलाव इतना हो गया था कि हाईवे पर भी मोड़ के बाद मत जाना वाला इलाका बढ़ने लगा। ड्राइवर बताते कि अब वो मोड़ अचानक जगह बदल देता है।
कभी वो 15 किलोमीटर दूर होता, कभी अचानक सामने आ जाता, और जैसे ही कोई उसे पार करता, गाड़ी वापस कभी नहीं आती। सबसे डरावना हादसा तब हुआ जब शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग की छत पर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी देखा गया। रात 2 बजे सीटीवी फुटेज में वो बस छत पर खड़ा था और कैमरे की तरफ देख रहा था। उसकी सफेद आंखें कैमरे में चमक रही थीं और उसके पीछे धीरे धीरे सूखे पेड़ों की टहनियां उग रही थीं, मानो जंगल अब शहर के बीच जड़ें जमा रहा हो। कुछ ट्रक ड्राइवर और गांव वाले मिलकर इलाके को छोड़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन जिस सुबह वे निकलने वाले थे, हाईवे पर खड़े उनके सभी वाहन रात भर में लकड़ी और बेलों से लिपट गए थे। इंजन जाम, टायर कीचड़ में धंसे और हर गाड़ी के शीशे पर मिट्टी से एक ही वाक्य लिखा था, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने पेड़ों के पास से अजीब आवाजें सुनी, धीमे धीमे कराहने की, मदद के लिए पुकारने की। लेकिन जब कोई पास गया तो पता चला कि पेड़ के तनों में इंसानी चेहरे उभरे हुए थे, कभी मुस्कुराते, कभी चीखते, और उनकी आंखें किसी जिंदा इंसान जैसी हिलती। उनमें से कुछ के होंठ हिल रहे थे, जैसे वो अभी भी बोलने की कोशिश कर रहे हों। शहर से बाहर निकलने वाला हाईवे अब कहीं नहीं था। जहां सड़क थी वहां अब सिर्फ घना अंधेरा जंगल था और हवा में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मोड़ के बाद मत जाना। रात होते ही शहर की हर बिल्डिंग के अंदर बेलें रेंगने लगीं, दीवारों से चिपकती हुईं, फर्श पर सरकती हुईं, और जो भी इंसान सोते समय इनके संपर्क में आया वो अगली सुबह अपने बिस्तर पर नहीं बल्कि जंगल के अंदर एक सूखी शाख पर लटका मिला। उसकी आंखें सफेद, मुंह खुला और शरीर पूरी तरह लकड़ी में बदल चुका था। आधी रात को शहर के बीच स्थित पुराने बस अड्डे पर सैकड़ों लोगों ने एक साथ उसी सफेद कपड़ों वाले आदमी को देखा। वो सड़क के बीच खड़ा था, उसके चारों ओर पेड़ की जड़ें जमीन को तोड़कर ऊपर आ रही थीं। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और कहा, अब तुम सब हमारे हो। अगले ही पल जमीन फट गई और पूरे बस अड्डे के नीचे से गाढ़ी काली मिट्टी और सैकड़ों कंकाल जैसे हाथ बाहर आने लगे, जो लोगों को खींचते हुए जंगल के अंधेरे में ले गए। जब सूरज निकला, शहर पूरी तरह गायब था। जहां कभी इमारतें थीं, वहां अब सिर्फ सूखे पेड़ और घनी बेलें थीं। हवा में मिट्टी से लिखा एक वाक्य तैरता दिख रहा था, मोड़ के बाद जाने की जरूरत नहीं, जंगल अब हर जगह है।